नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने चैप्टर 9 की 2 वीडियोस देखी विटनेस से रिलेटेड और बहुत कुछ हमने उसमें दोनों सेक्शंस में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे सेक्शन टू सेक्शन। जैसा कि हमारा आपने तरीका देखा है पढ़ाने का कि बेयर एक्ट में एक एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन, एक एक वर्ड का मीनिंग, इस वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ में, दूसरी फ्रेज के साथ में, दूसरी सेक्शंस के साथ में, दूसरे एक्ट के साथ में क्या कनेक्शन होगा, उस तरीके से देखते हैं। आज भी हम उसी तरीके से देखेंगे। सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 118 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी, इसका विटनेस के साथ क्या रिलेशन है और दूसरी सेक्शंस और दूसरे एक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है। तो इसका हेडिंग देखते हैं। सबसे पहले कहता है हु मे टेस्टिफाई, साक्ष्य कौन दे सकता है। इसका यह मीनिंग नहीं है कि यहां पर विटनेस का मीनिंग दिया जा रहा है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटनेस का मीनिंग कहां पर बताया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो सबसे पहले आपका जवाब यही होना चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विटनेस का कहीं मीनिंग नहीं दिया गया है। मीनिंग निकाला जा सकता है इंटरप्रिटेशन करके, जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि ये मीनिंग इस तरीके से निकलेगा। तो दोस्तों फिर 124 कहता क्या है? वो ये बताता है कि किस व्यक्ति को टेस्टिफाई किया जा सकता है, कौन व्यक्ति है जो साक्ष्य दे सकता है। तो देखिए लैंग्वेज क्या कहती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। ऑल पर्सन्स यानी सभी व्यक्ति। कुछ बातें हो सकता है दोस्तों शुरू में आपको लगेंगी कि ये हम पढ़ चुके हैं, वो इसलिए जरूरी है कि अभी हमने सेक्शन में से वर्ड्स नहीं पढ़ाए, लैंग्वेज नहीं पढ़ाई है। तो थोड़ी देर में मैं ये पूरा करूंगा, फिर आगे मैं आऊंगा कि कोई भी विटनेस बिना ओथ लिए गवाही नहीं देता है, उसको एक ओथ दिलाई जाती है। तो ओथ का क्या लॉ है, किस तरीके से ओथ दिलाई जाएगी, ओथ नहीं दिलाई गई तो उसकी जो एविडेंस आई उसकी क्या एडमिसिबिलिटी होगी, क्या उसके आधार पर डिसीजन दिया जा सकता है क्या, बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों। ऑल पर्सन्स मतलब व्यक्ति होने चाहिए। शेल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, सभी पर्सन हैं जो साक्ष्य दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहां तक का पार्ट बात करता है कंपिटेंट विटनेस की, और इससे आगे का पार्ट बात करता है इनकम्पिटेंट विटनेस, असक्षम गवाह की, साक्षी की। तो उन्होंने सिंपल कह दिया है कि भैया सारे पर्सन जो हैं हमारे लिए तो कंपिटेंट विटनेस हैं, अनलेस कोर्ट कंसीडर्स, अनलेस द कोर्ट कंसीडर, जब तक कि कोर्ट को ऐसा ना लगे। कैसा ना लगे? unless the court considers that they means ये persons, they are prevented from understanding the questions put to them। उनको, कोर्ट को ऐसा ना लगे कि इनको रोका जा रहा है क्वेश्चन समझने से। जो क्वेश्चन इनको रखे जा रहे हैं वो उनको, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस व्यक्ति को क्वेश्चन समझने से रोक रही हैं, या फिर क्वेश्चन तो समझने दे रही हैं वो 5 बातें, या फिर और से जोड़ा गया दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो समझने दिया उस व्यक्ति को, बट रैशनल आंसर देने से रोक रही। अगर दोनों में से कोई भी एक हो गया, देखिए पहले ही क्वेश्चन का जवाब अगर ना में आ गया कि भाई ये तो क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है, तो यहां से आगे ही नहीं जाएंगे, वो इनकम्पिटेंट विटनेस हो गया। अगर क्वेश्चन समझ रहा है लेकिन रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा तो इनकम्पिटेंट विटनेस होगा। तो यहां तक बात आती है कि उन्होंने क्वेश्चन नहीं समझा या क्वेश्चन समझा तो रैशनल आंसर नहीं दिया। अब क्वेश्चन है कि ये प्रिवेंट वर्ड जो यूज हो रहा है ना, ये आपको आंसर में प्रिवेंट ही लिखना है। तो ये कौन प्रिवेंट कर रहा है? जब जब प्रिवेंट की बात आएगी तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कुछ बाहर की बातें हैं जो इसको प्रिवेंट करती हैं, और वो है टेंडर ईयर, कम उम्र एक फैक्टर है जो इसको आंसर क्वेश्चन समझने से रोक रहा है या क्वेश्चन का रैशनल आंसर देने से रोक रहा है। एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है, ये एक फैक्टर है जो क्वेश्चन नहीं समझने दे रहा है या फिर रैशनल आंसर नहीं दे रहा है, देने दे रहा है। डिसीज, कोई बीमारी है, बॉडीली बीमारी है या माइंड की कोई बीमारी है, ये ऐसा फैक्टर है जो क्वेश्चन नहीं समझने दे रहा है या फिर क्वेश्चन समझ गया है तो रैशनल आंसर नहीं देने दे रहा है। और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड, ये 5 बातें हैं, 1, 2, और डिजीज 2 प्रकार की, तो 3 और 4 और 5वां ये, इनमें से कोई भी एक फैक्टर है
जो उस व्यक्ति को क्वेश्चन नहीं समझने दे रहा है या फिर क्वेश्चन तो समझने दे रहा है लेकिन रैशनल आंसर नहीं देने दे रहा है, तो ही कहेंगे, तो ही कोर्ट कह सकती है कि ये व्यक्ति इनकम्पिटेंट विटनेस होगा, अदरवाइज सभी व्यक्ति कंपिटेंट विटनेस होंगे। अब यहां पर एक एक्सप्लेनेशन लिखा है और एक्सप्लेनेशन मैं वैसे तो बता चुका हूं पहले ही, बट यहां पर लिखा गया अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड ठीक नहीं है, मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, ल्यूनेटिक है, और जिसे आप साधारण शब्दों में पागल कहते हैं, पागल वैसे कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन वो अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, इज नॉट इनकम्पिटेंट। नॉट इनकम्पिटेंट का मतलब कंपिटेंट कर सकते हो आप इसको, यानी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति इनकम्पिटेंट नहीं होगा टू टेस्टिफाई। ये एक्सप्लेनेशन देखिए अपने आप में एनेक्टमेंट नहीं होता, ये इंटरनल एड होती है इंटरप्रिटेशन के लिए, कहीं कोई डाउट ना आ जाए इस ऊपर वाले पोर्शन में, इसलिए एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है। और उन्होंने कहा है कि जब कहीं डिजीज ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं तो आप अनसाउंड माइंड के पर्सन को आप इनकम्पिटेंट मत कह देना, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो इनकम्पिटेंट नहीं होगा टू टेस्टिफाई। कब तक नहीं होगा? अनलेस ही इज प्रिवेंटेड, जब तक कि उसको वो 5 बातें, उन 5 बातों में से एक बात, लेकिन यहां पर हम अनसाउंड माइंडनेस की बात कर रहे हैं, तो वो 5 बातों में से है जब तक कि he is prevented by unsoundness of mind from understanding the question put to him and giving rational answers to them। जब तक इनकम्पिटेंट नहीं कहेंगे आप अनसाउंड माइंड के पर्सन को भी, जब तक वो क्वेश्चन समझ रहा है और क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तब तक आप अनसाउंड माइंड पर्सन को भी इनकम्पिटेंट नहीं कह सकते। ये थी सेक्शन 124। कुल मिलाकर यहां पर बात ये हुई कि एक विटनेस होगा, उसे टेस्टिफाई किया जा सकता है अगर वो विटनेस क्वेश्चन समझ रहा है और क्वेश्चन के साथ में आंसर भी दे रहा है तो। अब बात आती है, यहां तक बात हुई थ्योरेटिकल, अब बात करते हैं थोड़ा आगे प्रैक्टिकल। कोर्ट में गवाह को क्यों बुलाया जाता है? कोई भी पार्टी गवाह को बुलाती है, कोर्ट सम्मन करती है कि आप आइए और आपकी नॉलेज में क्या फैक्ट हैं उन्हें मेरे सामने डिपोज करिए। क्योंकि देखिए कोर्ट दोस्तों प्लेस ऑफ अकरेंस पर नहीं होती है, उसने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा होता है, लेकिन वो उसको रिक्रिएट करना होता है सीन ऑफ क्राइम, कि क्या हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा, क्या इसी व्यक्ति ने किया है वो या इसने नहीं किया है। तो सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने में उसकी हेल्प करते हैं उसके विटनेसेस। इसीलिए विटनेसेस को जेरेमी बेंथम साहब ने कहा है कि कोर्ट के आईज एंड ईयर्स होते हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं इसको और इम्प्रोवाइज करके कि विटनेसेस कोर्ट की 5 सेंसेस होती हैं, आईज, ईयर, टंग, स्किन, नोज। इन सबसे महसूस करने के बाद प्रिज्यूम करती है कोर्ट कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या डिसप्रूव हुआ, डिसीजन इधर या डिसीजन इधर। चलिए अब एक विटनेस को कोर्ट ने बुला लिया, एक विटनेस कोर्ट में आके खड़े हो गए, तो सबसे पहला काम, एक और बात नोट कर लीजिए कि विटनेस के साथ में एटलीस्ट 4 वर्ड तो आपको हमेशा अटैच करके रखना। सबसे पहला वर्ड है कंपिटेंसी। सबसे पहले चेक करना होगा कि कोई विटनेस जो कोर्ट में एज ए विटनेस आया है, क्या वो कंपिटेंट है टू टेस्टिफाई, गवाही देने के लिए कंपिटेंट है। तो कंपिटेंसी फर्स्ट फैक्टर होगा किसी भी विटनेस का। उसके बाद में आता है कंपेलेबिलिटी, क्या वो बाध्य करने लायक है। देखिए अगर कोई व्यक्ति विटनेस है तो उसको कंपेल किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, बट कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जिनको प्रिविलेजेस कहा जाता है। कुछ विटनेसेस के कुछ प्रिविलेज होते हैं, उन पॉइंट पर कंपेल नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि इस विटनेस को इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कंपेल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो दूसरा वर्ड हमेशा मिलना चाहिए, आपके माइंड में रहना चाहिए विटनेस के कंपेलेबिलिटी।
और तीसरा होता है एडमिसिबिलिटी। अब विटनेस कंपिटेंट था, कंपेल भी किया जा सकता था, तो उसने जो आंसर दिया वो रिकॉर्ड हो गया, या रिकॉर्ड होने से पहले ही आप थोड़ा सतर्क थे, आप अच्छे काउंसिल थे, लीगल लैब के व्यूअर थे आप, तो आपने ऑब्जेक्ट कर दिया कि साहब ये कंपिटेंट है, मैं मानता हूं विटनेस कंपिटेंट है, और इसने किसी फैक्ट का जवाब दिया है, लेकिन क्या एक्चुअल में ये फैक्ट जो इस विटनेस ने आकर डिपोज किया, इस फैक्ट का ये डायरेक्ट विटनेस है क्या? डायरेक्ट का मतलब कि अगर कोई फैक्ट ऐसा है जिसको देखा जा सकता है, तो इस फैक्ट के बारे में वही व्यक्ति गवाही देगा जिसने अपनी आंखों से देखा। तो क्या ये वही व्यक्ति है जिसने अपनी आंखों से देखा है और आपको लगता है कि नहीं ये तो वो व्यक्ति नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट करें, अपना ऑब्जेक्शन लिखवाएं। तो फिर उसकी जो एविडेंस आई है, तो अगला तीसरा पॉइंट होता है क्या वो एडमिसिबल है क्या? और एडमिसिबल एविडेंस कौन सी होगी? जो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के बारे में दी गई हो। एक और बात ध्यान रखना, अभी मैंने बोला रेलेवेंट फैक्ट और एविडेंस एडमिसिबल, आपको ऐसे ही बोलना है, फैक्ट के साथ रेलेवेंट बोलना है, एविडेंस के साथ एडमिसिबल बोलना है, उल्टा मत कर देना। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि एडमिसिबल फैक्ट है एंड रेलेवेंट एविडेंस। ना भाई, ऐसा नहीं होता है। रेलेवेंट तो फैक्ट होता है और एडमिसिबल एविडेंस होती है। तो जो इस विटनेस ने गवाही कोर्ट के सामने दी आकर, क्या वो एडमिसिबल है? क्या वो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में है? क्या वो डायरेक्ट है? क्या जिस मोड से आनी चाहिए थी, जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि इस मोड से आनी चाहिए ये गवाही, ये फैक्ट, क्या उसी मोड से आ रहा है? तो अगर नहीं है एडमिसिबल, तो वो नहीं पढ़ी जाएगी। बेशक वो व्यक्ति कंपिटेंट था। कंपिटेंसी दो तरीके की होती है, जनरल कंपिटेंसी एंड स्पेसिफिक कंपिटेंसी। जनरल कंपिटेंसी का मतलब है कि सेक्शन 124 में जो पर्सन कंपिटेंट बताया जा रहा है, ये जनरल कंपिटेंसी है। इट मींस कि अब वो व्यक्ति कंपिटेंट तो हो गया टेस्टिफाई करने के, आप उसको ओथ दिला सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक रेलेवेंसी, स्पेसिफिक कंपिटेंसी क्या होती है कि वो जो फैक्ट डिपोज कर रहा है, वो जो फैक्ट बोल रहा है कोर्ट में आकर, क्या उस फैक्ट को बोलने के लिए कंपिटेंट है क्या? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंपिटेंसी। अगर वो उस फैक्ट को बोलने के लिए कंपिटेंट नहीं था, तो स्पेसिफिकली कंपिटेंट नहीं है बोले तो स्पेसिफिकली इनकम्पिटेंट है, वो पर्टिकुलर फैक्ट नहीं बोल सकता। आप ऑब्जेक्ट करें इस पर। और चौथा पॉइंट होता है विटनेस के साथ में क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। विटनेस कंपिटेंट था, उसको ओथ दिला दी गई, उससे क्वेश्चन पूछा गया, कंपेलेबल था, उसको कंपेल करके उसका आंसर ले लिया गया, रेलेवेंट फैक्ट के ही रिगार्डिंग उसने अपना डिपोजिशन दिया है, तो वो एडमिसिबल भी हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जज साहब जो कुछ उसने बोल दिया उस पर विश्वास कर लें, अपना माइंड ना लगाएं, क्या उसको विश्वसनीय मान लें विटनेस को? तो क्रॉस में आपने देखा होगा कि क्रॉस करते समय काउंसिल उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके करेक्टर पर धब्बा लगाना चाहते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करना चाहते हैं। तो सारी एविडेंस देखने के बाद डिसाइड करेंगे जज साहब कि क्या ये विटनेस अब क्रेडिबल है, इस पर विश्वास किया जा सकता है कि जो कुछ इसने बोला है, जो एडमिसिबल भी है उसकी एविडेंस, तो क्या उस पर विश्वास कर लिया जाए? और जैसे ही विश्वास कर लेंगे, देन इट मींस उसके बताए गए फैक्ट को उन्होंने प्रूव मान लिया। तो ये चार बातें हैं जो हर विटनेस के साथ कहीं ना कहीं आपको अटैच करके देखें। तो अब क्वेश्चन ये था हमारा कि एक व्यक्ति कोर्ट में आ गया। अब जैसे ही वो कोर्ट में आया, तो सबसे पहला काम क्या था जज साहब का? ये चेक करना कि व्यक्ति कंपिटेंट है या नहीं। उसको कैसे चेक करेंगे? सेक्शन 124 में दिए गए टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। इट मींस कि जज साहब का पहला काम क्या होना चाहिए? ओथ दिलाने से पहला काम, कि जब विटनेस कोर्ट में आए
तो उससे एक छोटा सा इंटरव्यू कर लें। हालांकि हमारी कोर्ट्स इतनी ओवरबर्डन्ड हैं कि वो इंटरव्यू तो छोड़ो, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल विटनेस का एग्जामिनेशन करते रहते हैं। कोर्ट्स को कुछ दूसरे काम भी करने पड़ते हैं डायस पर साथ के साथ। तो वो इंटरव्यू तो छोड़ो, बस वो देख लेते हैं कि हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल ही कर लेंगे जो कुछ करना। पर मेरा काम बताना है दोस्तों, मैं बताऊंगा। तो जज साहब को, कोर्ट को थोड़ा सा इंटरव्यू करके ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति क्वेश्चन समझ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ रहा है तो क्या उनके रैशनल आंसर दे रहा है। और जैसे ही दोनों बातें यस में आंसर जवाब आएंगे इनके, देन पहला काम कंप्लीट हो जाएगा कि यस, ये विटनेस कंपिटेंट विटनेस है। अब जैसे ही कंपिटेंट विटनेस हुआ, ये आपका काम है बीइंग काउंसिल, आपको चेक करना है कि वो कंपिटेंट है या नहीं है। नहीं है तो आपको ऑब्जेक्शन करना है और रिकॉर्ड पे लाना है अपना ऑब्जेक्शन। अगर आज आपका ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड पर नहीं आया तो फ्यूचर में जो जज साहब आएंगे या अपील में जब आप जाएंगे, तब फिर कैसे पढ़ाएंगे कि आपने ऑब्जेक्शन किया था? रिकॉर्ड पर तो है ही नहीं। तो आपको ऑब्जेक्शन करना है। कंपिटेंसी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कंपेलेबिलिटी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, एडमिसिबिलिटी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्रेडिबिलिटी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कंपेटिबल कंपिटेंसी तो उसकी है, इट मींस अब उसको ओथ दिलाई जा सकती है, उसको शपथ दिलाई जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि शपथ दिलाने का कानून क्या है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये देखिए, ये है द ओथ्स एक्ट 1969। इसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि ओथ किस तरीके से दिलाई जाएगी, ओथ का फॉर्म क्या होगा, क्या वर्ड्स बोले जाएंगे। और अगर मान लीजिए ओथ नहीं दिलाई गई तो जो एविडेंस रिकॉर्ड हो गई बिना ओथ के, उसकी क्या वैलिडिटी रहेगी, कितनी एडमिसिबिलिटी उसकी रहेगी। तो इसमें कुल मिलाकर 9 सेक्शन है, बहुत छोटा सा एक्ट है। और इसके अंदर सेक्शन 4 एंड सेक्शन 7 हमारे बहुत सारे काम किए हैं। पहला सेक्शन देखिए 3, यहाँ पर बताते हैं पावर टू एडमिनिस्टर ओथ। क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ओथ कौन कौन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कौन कौन ओथ दिला सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं, तो उसका जवाब मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 3 में। आप इस सेक्शन को पढ़ लीजिए। ऑल कोर्ट्स एंड पर्सन्स हैविंग बाय लॉ और कंसेंट विद द पार्टीज टू रिसीव एविडेंस, जिनके पास एविडेंस रिसीव करने की पावर है वो ओथ दिला सकते हैं। इसी तरीके से कमांडिंग ऑफिसर ऑफ मिलिट्री, जो मार्शल, कोर्ट मार्शल होते हैं, उनमें है। तो सेक्शन 3 बताएगी, आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन ओथ दिला सकते हैं, इसके बारे में सेक्शन कहां पर है, तो ओथ्स एक्ट 1969 सेक्शन 3 है। अब सेक्शन 4 हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेक्शन 4 कहता है ओथ्स और अफर्मेशंस टू बी मेड बाय विटनेस, इंटरप्रेटर एंड जूरर्स। इसका हेडिंग है कि ओथ और अफर्मेशंस, दो वर्ड यूज हुए, एक शपथ और एक अफर्मेशन को बोलेंगे, हिंदी में देख लीजिए गूगल करके एक बार, अफर्मेशन को क्या बोलेंगे। दो वर्ड्स यूज हुए हैं, तो दोनों का क्या मीनिंग अलग अलग है? यस, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन यहां पर बोला गया है कि ओथ्स और affirmation shall be made by the following persons। shall be made, it means कंपलसरी है भैया कि अफर्मेशन या ओथ दिलानी ही पड़ेगी। कौन कौन पर्सन? ऑल विटनेसेस, सारे विटनेसेस को शपथ दिलानी पड़ेगी, अफर्मेशन दिलाना पड़ेगा। दैट इज टू से ऑल पर्सन्स हु मे लॉफुली बी एग्जामिन्ड। ये इसका मतलब, विटनेस इसका मतलब ये वो पर्सन्स हैं जो लॉफुली एग्जामिन किए जा सकते हैं, या फिर जो लॉफुली गिव और बी रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस बाय और बिफोर एनी कोर्ट, और पर्सन हैविंग बाय लॉ और कंसेंट ऑफ द पार्टीज अथॉरिटी टू एग्जामिन सच पर्सन्स और टू रिसीव एविडेंस। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि हर एक विटनेस जो लीगली एग्जामिन किया जा सकता है, जो लीगली एविडेंस दे सकता है, उस हर विटनेस को शपथ लेनी पड़ेगी। इट मींस कि जैसे ही वो विटनेस कंपिटेंट हुआ तो अब उसको शपथ दिलानी पड़ेगी। लेकिन अब
छोटा छोटा आप समझदारी आपको दिखानी है पढ़ने लॉ पढ़ने में कि कंपिटेंसी का मतलब हुआ कि अब ये व्यक्ति टेस्टिफाई किया जा सकता है। इट मींस अब ये विटनेस की कैटेगरी में आ गया। अब जैसे ही विटनेस की कैटेगरी में आया तो सेक्शन 4 अप्लाई हो गई, क्योंकि ऑल विटनेसेस, दैट इज टू से ये क्या बोला है उन्होंने, ओथ्स और अफर्मेशन शैल बी मेड बाय द फॉलोइंग। इट मींस हर एक विटनेस को अफर्मेशन करनी पड़ेगी या ओथ लेनी पड़ेगी। तो अब ये जो व्यक्ति कोर्ट के सामने आया, इसको ओथ लेनी पड़ेगी। अब यहां पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लो ये व्यक्ति बच्चा है, तो क्या बच्चे को भी ओथ दिलाई जाएगी? और बच्चा तो लेकर 2-3 साल से शुरू होकर और 18 साल तक जाता है। आज भारतीय न्याय संहिता में तो बच्चे की डेफिनेशन आ गई और 18 साल तक बच्चा ही है वो। किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे कि इस बच्चे को ओथ दिलाएं या इसको ना दिलाएं, या सबको दिलानी पड़ेगी या सभी को नहीं दिलानी पड़ेगी? इस बारे में ये कानून क्या है, तो उसके लिए आपको देखनी है सेक्शन 7। पहले आप देख लीजिए सेक्शन 8 क्या कहता है। 8 बता रहा है आपको पर्पज की, ओथ दिलाने के पीछे का पर्पज क्या है, शपथ दिला के हम करते क्या है। तो कहा है पर्सन्स गिविंग एविडेंस बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ। जो व्यक्ति अपनी एविडेंस दे रहा है, इट मींस जो व्यक्ति विटनेस है, इट मींस सारे विटनेसेस ने ओथ ली है, इट मींस जिस व्यक्ति ने ओथ ली है, ही इज बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ। अब ओथ लेते ही वो व्यक्ति सत्य बोलने के लिए बाउंड हो गया। और जब जब आप भारतीय न्याय संहिता में जो सब्सटैंटिव लॉ है वहां पढ़ेंगे, तो वहां पे ना लीगली बाउंड एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति लीगली बाउंड सच बोलने के लिए है, सच बोलने के लिए लीगली बाउंड है और फिर भी उसने सच नहीं बोला या इंटेंशनली झूठ बोला, तो अब उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो लीगली बाउंड का मतलब किसी ना किसी सेक्शन में सत्य बोलने के लिए बाउंड किया गया था, तब कहेंगे कि वो लीगली बाउंड है। तो सेक्शन 8 है उस फ्रेज को पूरा करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति ने ओथ ले ली है, अगर कोई व्यक्ति विटनेस है और उसने ओथ ले ली है, तो अब वो व्यक्ति बाउंड हो गया, लीगली बाउंड हो गया सच बोलने के लिए। अब इसके बाद वो इंटेंशनली सच नहीं बोल रहा है, तो अब उसको सब्सटैंटिव लॉ में पनिशमेंट मिल सकती है। सेक्शन 8 कहती है एवरी पर्सन गिविंग एविडेंस ऑन एनी सब्जेक्ट बिफोर एनी कोर्ट और पर्सन hereby authorized to administer oath or affirmation shall be bound to state the truth of such subject। मतलब वो व्यक्ति जो किसी भी विषय पर एविडेंस दे रहा है किसी कोर्ट के सामने, या जो कोर्ट द्वारा कमीशन वगैरह ऑथराइज कर दिए जाते हैं, कोई दूसरा पर्सन ऑथराइज बाय लॉ है टू टेक एविडेंस, उस व्यक्ति के सामने अगर उसने अफर्मेशन कर लिया है, ओथ कर ली है, तो अब वो व्यक्ति ट्रुथ बोलने के लिए बाउंड हो गया, लीगली बाउंड हो गया। अब देखिए सेक्शन 7 हमारे लिए, 8 ने तो बता दिया हमको पर्पज क्या है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मान लीजिए गलती हो गई, ओथ दिलाए बिना जज साहब ने एविडेंस रिकॉर्ड कर दी। अब इस एविडेंस की एविडेंसरी वैल्यू कितनी होगी? क्या ये इनएडमिसिबल हो जाएगी? जो विटनेस की एविडेंस एडमिसिबिलिटी वाले पॉइंट थे, तो क्या ये इनएडमिसिबल हो जाएगी? क्योंकि सेक्शन 4 ने कहा है कि सभी विटनेसेस को ओथ लेनी पड़ेगी या अफर्मेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसने तो ना तो अफर्मेशन किया ना ओथ ली, तो सेक्शन 4 तो गई। अब सेक्शन 4 गई तो इसका एविडेंस पर क्या असर पड़ेगा वो बताएगी सेक्शन 7। सेक्शन 7 में लिखा है प्रोसीडिंग्स एंड एविडेंस नॉट इनवैलिडेटेड बाय ओमिशन ऑफ ओथ और इर्रेगुलरिटी। मान लीजिए ओथ दिलाने में कुछ ओमिशन हो गया, कोई लोप हो गया, कोई इर्रेगुलरिटी हो गई, अनियमितता हो गई, तो क्या इसके कारण एविडेंस जो रिकॉर्ड हुई है इसके बाद क्या वो इनवैलिडेट हो जाएगी? अब उसकी वैलिडिटी नहीं होगी, कोई अवैध हो जाएगी। तो उन्होंने लिखा है नो ओमिशन, नेगेटिव सेंटेंस है, नो ओमिशन टू टेक एनी ओथ और मेक एनी अफर्मेशन। 3 बातें लिखी हैं यहां पर, ध्यान देना, 3 बातें लिखी हैं कि एक तो ओमिशन किस किस बात का है, 3 बातों का है। एक ओमिशन हो गया ओथ दिलाने में, एक ओमिशन हो गया अफर्मेशन में। दोनों, या तो अफर्मेशन कराते हैं या ओथ कराते हैं। बताऊंगा अभी अफर्मेशन और ओथ क्या होता है।
या दूसरा क्या हुआ है, नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी फॉर एनी अदर ऑफ देम। मान लीजिए कहीं ओथ दिलानी थी, वहां तो अफर्मेशन करा दिया, कहीं अफर्मेशन कराना था वहां ओथ दिला दी। तो ऐसी अगर इरेगुलरिटी हो गई है तो एविडेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। ये हुआ दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, नो इरेगुलरिटी वट एवर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ और अफर्मेशन। और दूसरा, किसी भी टाइप की कोई इरेगुलरिटी हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ में या अफर्मेशन में, या फिर इन द फॉर्म ऑफ इन विच इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड। तो इरेगुलरिटी कि मान लो एक पर्टिकुलर फॉर्म में ओथ दिलानी थी, पर्टिकुलर वर्ड्स बोलने थे, वो पर्टिकुलर वर्ड्स में नहीं दिलाएगी, पर्टिकुलर वर्ड्स में अफर्मेशन करना था, पर्टिकुलर वर्ड्स में नहीं करके कुछ इधर उधर कर दिया, इरेगुलरिटी हो गई। तो इसके कारण अब क्या होगा, तो आप देखिए ऐसे पढ़े आप इस सेंटेंस को, नो ओमिशन नो इरेगुलरिटी सेल इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग और रेंडर इनएडमिसिबल एनी एविडेंस। दो बातों के बारे में बात हो रही है कि जो एविडेंस हो गई है उसको इनएडमिसिबल नहीं बनाएगी, या कोई दूसरी और कोई प्रोसीडिंग्स है तो उसको इनवैलिडेट नहीं कर देगी। ओथ का ना दिलाया जाना या ओथ दिलाने में कोई इरेगुलरिटी होना, या ओथ की जगह एडमिन अफर्मेशन करा देना, अफर्मेशन की जगह ओथ करा, वट एवर इन or in respect of which such omission, substitution or irregularity took place, or shall affect no such omission irregularity shall affect the obligation of witness to state the truth। मान लो ओथ ही नहीं दिलाई गई, और सेक्शन 8 में हमने पढ़ा कि ओथ दिलाने के पीछे का पर्पज है कि अब उसको बाउंड किया जा रहा है ट्रुथ बोलने के लिए, सच बोलने के लिए, लेकिन गलती हो गई, ओथ तो दिलाई नहीं गई, ओमिशन हो गया। तो क्या अब उसके ऊपर जो ये बाउंडेशन था उस बाउंडेशन पर कोई असर पड़ेगा क्या। तो यही सेक्शन 7 कहती है कि नो ओमिशन शैल अफेक्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ विटनेस टू स्टेट द ट्रुथ। जो उसके ऊपर ड्यूटी है, अगर ओमिशन हो भी गया ओथ दिलाने का, अफर्मेशन दिलाने का, तो उसकी जो ड्यूटी थी सत्य बोलने की वो अभी भी रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना ही एविडेंस इनएडमिसिबल होगी, ना कोई दूसरी प्रोसीडिंग इनवैलिडेट होगी, ना ही उस पर यह असर पड़ेगा कि अभी वो कहे कि मैंने तो ओथ नहीं लिया तो मैं सत्य नहीं बोलूं, सत्य भी वो बोलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है नो ओमिशन, नो ओमिशन टू टेक एनी ओथ और मेक एनी अफर्मेशन। इसके कारण तो ओमिशन में देखिए कुछ डिसीजंस ऐसे आए प्रीवी काउंसिल के टाइम पे हाई कोर्ट्स ने दिए, उन्होंने कहा कि ये जो ओमिशन वर्ड यूज हुआ है ना, इस ओमिशन में नेग्लिजेंटली ओमिट हो गया शपथ दिलाने से, इनएडवर्टेंटली मिस हो गया शपथ दिलाना, और एविडेंस रिकॉर्ड हो गई। तो वही वाले ओमिशंस हैं यहां पर। मान लीजिए इंटेंशनल ओमिशन कर दिया, जानबूझकर शपथ नहीं दिलाई गई, तो क्या वो ओमिशन यहां पर शामिल है। तो कुछ डिसीजन ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा इंटेंशनल ओमिशन यहां पर शामिल नहीं। इसी वजह से बच्चे के मामले में देखिए कि अगर बच्चा एविडेंस देने आया है तो अगर गलती से उसको ओथ नहीं दिलाई गई तब तो कोई बात नहीं, उसकी एविडेंस इनएडमिसिबल नहीं होगी। लेकिन इंटेंशनली कोर्ट ने यह कहा क्योंकि बच्चे को मैं शपथ दिलाऊं तो ये शपथ के जो कंसीक्वेंसेस होते हैं, ओथ के जो कंसीक्वेंसेस होते हैं, उसका जो ऑब्लिगेशन होता है उसको समझने के लिए अभी मैच्योर नहीं, तो इसलिए शपथ दिलाना यूजलेस होगा, मैं इसलिए इसको शपथ नहीं दिला रहा और इसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं। एविडेंस रिकॉर्ड हो गई इस ग्राउंड पे बिना शपथ दिलाए। अब क्वेश्चन आता है कि यहां तो जो ओमिशन किया गया है वो तो इंटेंशनल ओमिशन है, क्या इंटेंशनल ओमिशन के कारण भी एविडेंस की जो वैल्यू है वो इनएडमिसिबल नहीं होगी, या कोई और प्रोसीडिंग हो गई है तो वो इनवैलिडेट नहीं होगी। तो कुछ डिसीजन थे जिन्होंने कहा कि ये इंटेंशनल ओमिशन है इसलिए ये इनवैलिडेट हो जाए,
ये एविडेंस रिकॉर्ड हो गई है तो इनएडमिसिबल होगी। और बच्चे के मामले में उन्होंने कहा क्योंकि जैसा 8 साल से 9 साल तक के बच्चे को अगर आप ओथ दिला लें तब भी वो उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं समझता है, आप उसके ऑब्लिगेशंस वो नहीं समझ पा रहा है, तो ओथ ना दिलाना या ओथ दिलाना, उसके पीछे आप सेक्शन 124 को साथ में मिलाकर पढ़िए। तो बहुत सारे डिसीजंस में ये कहा गया क्योंकि बच्चा उस ओथ के कंसिक्वेंस नहीं समझ पा रहा है, उसके ऑब्लिगेशंस जो उसकी ड्यूटीज बनती हैं ओथ आने के बाद उनको नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उस बच्चे को आप कंपिटेंट विटनेस सेक्शन 124 में नहीं कह सकते। और बच्चा कंपिटेंट विटनेस नहीं है तो फिर उसको आप एग्जामिन भी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर प्रीवी काउंसिल ने एक केस है, केस का टाइटल मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूं, नोट कर लीजिए। उसमें यह कहा कि देखिए जो कंपिटेंसी का रिलेशन है ना, वो विटनेस को केवल एग्जामिन करने तक का है। कंपिटेंट है तो ही वो विटनेस एग्जामिन होगा, और कंपिटेंट नहीं है तो विटनेस एग्जामिन नहीं होगा। लेकिन मैंने लास्ट में एक वर्ड बताया था कि विटनेस के साथ क्रेडिबिलिटी भी अटैच हो रही है। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को ओथ दिलाई जा रही है तो उस पर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, उसे बाउंड किया जा रहा है कि अब वो ट्रूथ बोले। अब ये मानकर चला जाएगा कि उसने अगर ओथ ली है तो वो सच बोलेगा। अगर विटनेस सच बोल रहा है तो उसकी जो एविडेंस आई है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ओथ का रिलेशन किसके साथ है? क्रेडिबिलिटी के साथ। और कंपिटेंसी का रिलेशन एग्जामिनेशन के साथ। इसका मतलब कंपिटेंसी एंड क्रेडिबिलिटी दोनों एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग बात है, को एग्जिस्ट नहीं करती है। और जब दोनों अलग अलग हैं तो बच्चे को आप इनकम्पिटेंट कैसे कह देंगे? हाँ, ये कह सकते हैं कि बच्चे की जो एविडेंस आई है वो क्रेडिबल नहीं है, आप उसको इतना तो कह सकते हो। लेकिन आप कहेंगे कि बच्चा इनकम्पिटेंट विटनेस है, इट मींस आप ये कह रहे हो कि उसे एग्जामिन ही मत करो। तो प्रीवी काउंसिल ने ये कहा कि बच्चा कंपिटेंट विटनेस है, क्योंकि विटनेस की कंपिटेंसी चेक करने के लिए केवल दो बात देखनी है, क्या वो क्वेश्चन समझ रहा है और क्या क्वेश्चन का रैशनल आंसर दे रहा है। इससे वो ओथ का ऑब्लिगेशन समझ पा रहा है या रिलीजियस जो उसके ऊपर प्रेशर है, रिलीजियस फोर्स है, क्या उसको समझ पा रहा है, उसका कंपिटेंसी चेक करने से कोई लेना देना नहीं। केवल एक ही बात देखनी है, क्या वो क्वेश्चन समझ रहा है, क्या रैशनल आंसर दे रहा है। अगर दोनों हाँ तो कंपिटेंट विटनेस है, उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। अब ना आपने ओथ नहीं दिलाई बच्चे को, इंटेंशनल ओथ नहीं दिलाई, तो सेक्शन 7 एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? क्योंकि यहां कुछ लोगों ने कहा कि इंटेंशनल ओमिशन यहां शामिल नहीं है, और यहां इंटेंशनल ओमिशन शामिल नहीं है तो इसका मतलब इनएडमिसिबल हो जाएगी फिर। तो बच्चे को इंटेंशनली अगर ओथ नहीं दिलाई गई है तो क्या उसकी एविडेंस इनएडमिसिबल हो जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो सकती है लेकिन इनएडमिसिबल नहीं। और उन जजमेंट्स को बोला कि कंपिटेंट नहीं बता रहे हैं आप बच्चे को केवल इस वजह से कि वो ओथ नहीं समझ पा रहा है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है, क्योंकि ओथ से क्रेडिबिलिटी घट सकती है ओथ नहीं ली तो अगर आप काउंसिल हैं और वो बिना ओथ के एविडेंस रिकॉर्ड हो गई है तो उसको आप नल एंड वॉइड तो नहीं बना सकते, लेकिन आप ये कह सकते हो कि सर इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, इस पर आप विश्वास ना करें क्योंकि बिना ओथ के ये एविडेंस दी गई। ये बाउंड नहीं था, इसके मन में जैसे ही इसको पता था कि इसने ओथ नहीं ली है तो इसके मन में कोई डर ही नहीं था, तो इसकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई। इसकी विटनेस पर आप विश्वास मत करिए, एविडेंस पर विश्वास मत करिए। और जैसे ही उसकी एविडेंस पर विश्वास नहीं करेंगे तो फैक्ट ना तो डिस्प्रूव ना प्रूव, इस तरीके से आप काउंटर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्या बच्चे को ओथ एडमिनिस्टर कराई जाए या ना कराई जाए? तो ये टोटल ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की। उन्होंने चेक करना है क्या बच्चे की उम्र ऐसी है कि उसको ओथ एडमिनिस्टर करा दी जाए, ये इसके ऑब्लिगेशन समझेगा। अगर एज ऐसी है कि नहीं वो समझेगा नहीं तो फिर
उसको अगर ओथ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं भी कराई और उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर ली गई है तो वो इनएडमिसिबल नहीं होगी। सेक्शन 7 उस पर भी एप्लीकेबल, क्योंकि प्रिवी काउंसिल ने कहा कि यहाँ पर जो ओमिशन वर्ड लिखा है, उन्होंने तो कहा कि पूरी पूरी सेक्शन जो है ये अनक्वालिफाइड सेक्शन है। अनक्वालिफाइड का मतलब लिमिटेड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। स्पेशली मैं इसको और रिफाइन करूं तो यहाँ पर जो वर्ड है ओमिशन, ये क्वालिफाइड नहीं है। ना तो इसके पहले लिखा है कि इनइंटेंशनल ओमिशन, ना ही लिखा इंटेंशनल ओमिशन, और केवल ओमिशन लिखा है। इट मींस इसमें दोनों तरीके के ओमिशन आएंगे, इंटेंशनल भी और इंटेंशनल। तो किसी भी तरीके के ओमिशन के कारण अगर ओथ नहीं दिलाई गई, अफर्मेशन नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, इनएडमिसिबल नहीं होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी को आप कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने ये आ जाए कि कितनी उम्र तक के बच्चे को ओथ दिलाई जा सकती है या कितनी उम्र तक के बच्चे को ओथ नहीं दिलाई जा सकती, तो आपका जवाब होना चाहिए कोई एज लिमिट फिक्स नहीं है, कोई एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड नहीं है किसी भी कानून में। इट इज अ रूल ऑफ कॉशन ओनली। जज साहब को देखना है कि मैं ओथ दिलाऊं या ना दिलाऊं। हाँ, बच्चे की ओथ दिलाने के बाद भी बच्चे की एविडेंस कितनी क्रेडिबल होगी, कितनी नहीं होगी। तो एक जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे की सोल टेस्टिमनी पर भी विश्वास किया जा सकता है, बट ये चेक कर लें क्या वो क्रेडिबल है या नहीं। बच्चे का डिमीनियर चेक करें जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो। डिमीनियर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन 315 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है आज की डेट में, यहां पर वर्ड यूज हुआ है डिमीनियर, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगाई है कि अगर कुछ स्पेसिफिक डिमीनियर है विटनेस का, विटनेस देते समय, एविडेंस देते समय, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो मैंने एक वीडियो में 3 साल की बच्ची का एग्जाम्पल दिया था, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है अगर डिमीनियर को आप समझना चाहते हैं। डिमीनियर बच्चे के मामले में स्पेशली डिमीनियर ये बता देगा कि ये बच्चा क्रेडिबल है या इनक्रेडिबल है, इसकी बात पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि देखिए बच्चे बहुत जल्दी ट्यूटर्ड हो जाते हैं। अगर एविडेंस इतनी जल्दी रिकॉर्ड हो गई है कि कोर्ट को ये लगता है कि ट्यूटर करने का समय ही नहीं था, तो उस बच्चे की एविडेंस पर विश्वास किया जा सकता है, क्रेडिबल एविडेंस हो सकता है। लेकिन अगर टाइम डिले है और बच्चे को देखने से ऐसा लगता है कि इस बच्चे को ट्यूटर किया जा सकता है, जब आप किसी बच्चे से बात करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हाँ इसको पढ़ा लिखा कर भेजा गया है कोर्ट में, या बच्चा अपनी मर्जी से ही बोल रहा है। तो बच्चे के मामले में बहुत ही कॉशियस होने के बाद उसकी एविडेंस को इवेल्युएट किया जाता है और क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे की एविडेंस है और सोल टेस्टिमनी है तो आप इसको इसी केवल इस बात से नकार देंगे कि बच्चे की है, बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं है और अकेली है, कोरोबरेशन नहीं है इसका। इन दोनों बात, केवल इन दोनों बातों से नहीं नकार सकते। जज साहब को लिखना पड़ेगा कि वो इस बच्चे की एविडेंस पर क्रेडिबल रिलाई क्यों नहीं कर रहे, ऐसे क्या कारण है, ऐसा क्या डिमीनियर उन्होंने देखा। डिमीनियर दूसरी तरफ भी हो सकता है, डिमीनियर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें विश्वास करना ही पड़ेगा इस बच्चे पर, जैसा कि वो 3 साल के बच्चे की एविडेंस का डिमीनियर मैंने बताया था आप लोगों को। तो कुल मिलाकर मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, ओथ ओथ कैसे दिलाई जाएगी। अब जैसे ही ओथ हो गई, अब इसके बाद उस विटनेस का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। तो ये था सेक्शन 124 और ओथ्स एक्ट की कुछ सेक्शंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो दोस्तों लाइक जरूर करिए, हाइप करिए, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय